नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। पहरेदार बिक जाएं तो क्या हो। चोर को पकड़ने की पहरेदारी पुलिस की होती है, जबकि अगर पहरेदार आंखें बंद कर ले यानी पुलिस सोने लगे तो उसे जगाने की जिम्मेदारी पत्रकार की होती है। इसलिए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा हासिल है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं और एक साथ कानून का सौदा करने पर उतारू हो जाएं तो फिर ये गठजोड़ कितना खतरनाक है समझा जा सकता है। दरअसल नोएडा में पुलिस और फर्जी पत्रकारों के एक ऐसे ही सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पत्रकारों ने सेक्टर 20 थाने की पुलिस के साथ मिलकर एक कॉल सेंटर से उगाही की कोशिश की। शिकायत के बाद एसएसपी ने छापेमारी कर थाने में ही 2 दारोगा और 3 पत्रकारों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पत्रकारों और दारोगा के कब्जे से वसूली गई 8 लाख की रकम भी जब्त की गई। एक पत्रकार से एक मर्सिडीज कार भी पुलिस ने सीज की है। दूसरे पत्रकार के पास से एक पिस्टल मिली है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों पकड़े गए एक फर्जी कॉल सेंटर के मालिक से मामला सेटल करने के लिए यह फर्जी पत्रकार और पुलिस मिलकर खेल खेल रहे थे। उसके नाम को एफआईआर से हटाने की साजिश चल रही थी। मामले में एसएचओ मनोज पंत और अपर एसएचओ जयवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मनोज पंत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि जयवीर सिंह फरार है। घटना के खुलासे के बाद से जाहिर है पूरे महकमे में भी हड़कंप है। अब सवाल यह है, कैसे बनता है इस तरह का ये सिंडिकेट, और क्या ऑपरेशन ट्रैप जो नोएडा पुलिस ने किया है, एसएसपी ने किया है, वो दिखावा भर साबित होगा या वाकई तोड़ देगा ऐसे किसी भी गठजोड़ को। आज हम समझेंगे मेरे मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए क्या कहना है पुलिस का। नोएडा में पुलिस और पत्रकार का गठजोड़ सामने आया है। ऑपरेशन एसएसपी द्वारा एक चलाया गया था, जिसमें पूरा मामला सामने आया। उनसे ही जानते हैं, एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ हैं, कि किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई, आखिर किस तरह से ये आरोपी पकड़ में आए। देखिए, 27 जनवरी को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक कॉल सेंटर के ओनर के द्वारा कि उनसे पुलिस के द्वारा कुछ पैसा डिमांड किया जा रहा है। कॉल सेंटर पे एक एफआईआर दर्ज थी, उसके एवज में पैसा डिमांड किया जा रहा था। तो उसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए और फिर कल एक ट्रैप जो है वो ले किया गया। सुबह से वो ट्रैप लगाया गया, रात में जाके हम लोग उसमें सफल हुए और उसमें 3 पत्रकार और एक हमारे इंस्पेक्टर 20 सेक्टर पुलिस स्टेशन, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन चारों के पास से ट्रैप अमाउंट 8 लाख रुपए जो है वो रिकवर हुआ है। एक मर्सिडीज गाड़ी भी रिकवर हुई है जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित प्रतीत होती है, और एक पिस्टल भी रिकवर हुई है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। सर, किस तरह से सूचना मिली थी? आप खुद इस ऑपरेशन में जो है शामिल रहे हैं, तो किस तरह से गिरफ्तारी हो पाई और कितने बजे का मामला था? देखिए, लेट नाइट इसमें गिरफ्तारी हुई और सूचना एक कॉल सेंटर के ओनर के द्वारा थी, जिससे हम लोगों ने डेवलप किया। उस कंप्लेनेंट को प्लस प्राइवेट 2 विटनेसेस अन्य विभाग के भी हम लोगों के द्वारा लिए गए, जिससे कि उसका पूरा ऑपरेशन क्रेडिबिलिटी जो है बनी रहे और उसमें आसानी रहे। तो इस तरीके से ये पूरा चीज डेवलप की गई और लेट नाइट जाके गिरफ्तारी हुई 4 लोगों की। सर, तो इस तरह की जो गतिविधि है वो आगे भी अगर मिलती है तो ऑपरेशन ट्रैप लगातार जारी रहेगा। कुणाल जायसवाल, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश, नोएडा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और एसआर दारापुरी पूर्व आईपीएस ऑफिसर मेरे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र दुबे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या ये जो आज पकड़े गए हैं पत्रकार, सो कॉल्ड, मैं इनको फर्जी पत्रकार ही कहना चाहूंगा, क्योंकि पत्रकार के पास कभी पिस्टल नहीं होता है। कलम से तो आपने जीवन भर पत्रकारिता की होगी, मेरे हाथ में भी अभी कलम है, लैपटॉप होने के बावजूद मेरे सामने, लेकिन इनके पास से पिस्टल का बरामद होना, मर्सिडीज कार का, आज तक मेरे पास भी इसके मुकाबले बहुत छोटी कार है, मर्सिडीज कार से ये पहुंचे थे ये सौदा करवाने के लिए पुलिस और कॉल सेंटर मालिक के बीच में। इनको पत्रकार कहा जाए क्या, या पत्रकार के भेष में अपराधी हैं ये? हाँ, देखिए, बेसिकली अपराधी हैं। कोई पत्रकारिता के भेष में करता है, कोई बिजनेसमैन के भेष में करता है, कोई छात्र के भेष में करता है, वो एक अलग बात है। 2 चीजें जैसे आपने कही, अब उसके पास अगर
मर्सिडीज है तो भी वो पत्रकार नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस देश में किसी पत्रकार के पास, वर्किंग जर्नलिस्ट के पास मर्सिडीज होगी। पिस्टल तो कुछ पत्रकार रखते हैं, उस पर तो मैं वो सारे, हालांकि मैं जो पत्रकार कलम के वजह पिस्टल रखता है उसको मैं पहले ही शक की नजर से देखता हूं कि अगर इसको अपनी कलम पर भरोसा नहीं है तो पिस्टल से क्या होगा। बेसिक बात मैं आपको बताऊं, एक मामला जो खुला, इस तरह के गैंग्स जो हैं, पुलिस और सो कॉल्ड पत्रकार, इनके लगभग सभी जिलों में है। और होता ये देखिए, दुखद स्थिति क्या है कि हम आप चाहे तो पुलिस आसानी से हमारी बात नहीं सुनेगी। ये जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं, इनकी बड़ी पहुंच है वहां पर, क्योंकि ये उनके धंधे में शामिल होते हैं, ये उनके लिए क्लाइंट लाते हैं, मीडिएट करते हैं भाई, इसलिए ये इनकी बहुत पहुंच होती है। आप कभी भी जाकर देख लीजिए, हर बड़े ऑफिस में पुलिस के आपको 2-4 इस ढंग के लोग मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है, और मैं तो चाहूंगा डीजीपी ओपी सिंह से कोई इस ढंग का एक कोई अभियान चला करके इस ढंग की सफाई करे। क्यों हम पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं जो वहां पर। अच्छा, ये फर्जी कॉल सेंटर भी इस देश में खूब चल रहे हैं, और वो भी पुलिस की कृपा से चल रहे हैं, पुलिस को पता रहता है। वैसे मुझे याद है एक बार मैंने एक फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ डीजीपी को पूरे प्रमाण दिए थे, उसके बाद 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो इन लोगों का वो जो क्या कहते हैं गैंग इतना मजबूत होता है, इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं कि जल्दी से किसी की बात सुनते नहीं है। चलिए पकड़ गए, वैभव को इसके लिए बधाई है, लेकिन मुझे लगता है हर जिले में अभियान चलाया जाना चाहिए। नहीं, यहां भी नोएडा में भी, जो सुरेंद्र दुबे जी आप कह रहे हैं, नोएडा में भी कोशिश इस बात की थी, पैसे इस बात के लिए जा रहे थे उस दारोगा के द्वारा कि उसके नाम को ही उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था हटा दिया जाए एफआईआर से। एसआर दारापुरी साहब, दरअसल ये धंधा तो पुलिस का इसीलिए पैसे, और किस बात ये धंधा जी, धंधा पुलिस का रहता है, उसमें जरिया वो अलग अलग लोगों को बनाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो पत्रकार के लिबास में दरअसल दलाल होते हैं, उनको वो भी इनका जरिया बनते हैं। ये एक ऐसा ही मामला है, लेकिन असली धंधेबाज तो पुलिस है। हाँ बिल्कुल, असली तो धंधा वही कर रहे हैं, माध्यम बदल जाते हैं, कहीं पुलिस है, कहीं प्रेस के लोग हैं, कहीं दूसरे सोसाइटी के लोग हैं। देखिए ये बात तो सही है कि जितने इस प्रकार के गलत काम होते हैं, अवैध काम होते हैं, ज्यादातर कामों की पुलिस को जानकारी रहती है। अगर कोई ईमानदार पुलिस वाला है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, अगर ईमानदार नहीं है तो वो भी उस धंधे से फायदा उठाने की कोशिश करता है। और उनके साथ पत्रकारों का भी गठजोड़ बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, सर्विस में रहते मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो अपनी पत्रकारिता ना करके वो थाने की दलाली करने लग जाते हैं। थाने पर एफआईआर आई है, कौन सा मामला आया है, वो संपर्क करेंगे, फिर वो सेटल करवाएंगे। तो क्योंकि जो पुलिस के पास तो एक अथॉरिटी है, पकड़ने की एक ताकत है, और जो पत्रकार है उसके पास भी एक ताकत रहती है कि अगर वो किसी मामले को उठा देता है तो वो प्रेस में आ जाता है, तो फिर वो मामले में फिर कार्रवाई की अपेक्षा हो जाती है कि भाई संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा या पुलिस कार्रवाई करे। तो ये जो दो लोग हैं, पुलिस और पत्रकार, पत्रकारों के पास एक ताकत रहती है, पुलिस के पास तो खैर अपनी असीम ताकत रहती है। इन दोनों का अगर गठजोड़ हो जाए तो फिर तो मतलब क्या कहना, फिर तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नोएडा में जो हुआ है वो वही है कि ठीक है, कॉल सेंटर जो है ठीक है, बहुत सारे गलत चल रहे हैं, तो जब ऐसा चल रहा है तो फिर पुलिस वाले और पत्रकार जो है वो दोनों मिलकर उसको फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और दारापुरी साहब, वैभव कृष्ण मामला है वो तो इसकी बहुत अच्छी उदाहरण है। जी दारापुरी साहब, वैभव कृष्ण जी जुड़ गए हमारे साथ, एसएसपी हैं नोएडा के, और उन्होंने ऑपरेशन ट्रैप ये जो जाल बिछाया था और इसमें कामयाबी भी पाई है। वैभव कृष्ण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं स्टूडियो से अजय झा बोल रहा हूं। ये ऑपरेशन ट्रैप का दायरा कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के मामले तो बहुत सारे होंगे मुझे लगता है, ये सिंडिकेट तो बड़े पैमाने पर काम करता है। देखिए, अब इसमें जो एफआईआर लिखी गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अब इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और भी अगर इस तरीके कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ट्रैप भी होगा और उसमें लीगल एक्शन जो भी है वो होगा।
इसमें बड़ी बात यह है अब वैभव कृष्ण जी कि ये लोग उस कॉल सेंटर मालिक को बचाने की सब लोग कोशिश कर रहे थे, एफआईआर से नाम हटाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या ऐसा भी होता है? अब उसमें आरोप यही है कि पुलिस के द्वारा अवैध रूप से पैसा लिए जाने का प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था और उसके एवज में कुछ कुछ चीजें जो है करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अच्छी इसमें एक बात है कि पुलिस को समय रहते इन्फॉर्मेशन हुई, उसे डेवलप किया गया और उसके बेसिस पे ये जो है ट्रैप की कार्रवाई हुई, जिससे कि एक ये भी मैसेज गया कि देखिए पुलिस में यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे सजा भी मिलती है उसकी। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा। वैभव कृष्ण जी, आपको एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को। ये पहले ये फर्जी कॉल सेंटर चलता था, जो कि फर्जी था, चल रहा था, ठगी का ये धंधा यहां पर चल रहा था और फिर नोएडा पुलिस ने इसको पकड़ा भी और अब इसको बचाने की ये पूरी कोशिश हो रही थी। सवाल ये है कि पुलिस और थाने में बैठे लोग करीब करीब सारे ऐसे फर्जी मामलों को चलाने वाले होते हैं आमतौर पर। क्या उसका सफाया होगा? ये एक अभियान के तौर पर आप की अगुवाई में हम देखेंगे चलता हुआ? देखिए, फर्जी था कि नहीं कॉल सेंटर, दैट इज ए डिफरेंट इशू। उस संबंध में एफआईआर पंजीकृत है और एक डिफरेंट उसमें कार्रवाई हो रही है। जहां तक ये बात है कि लोकल पुलिस स्टेशन की भूमिका होती है, तो उसके संबंध में इस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और लोकल पुलिस स्टेशन की कहीं भी संलिप्तता मिलती है किसी गलत काम में तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, मैं कहूंगा कि फर्जी पत्रकार, क्योंकि पत्रकार पिस्टल और मर्सिडीज लेकर के मैंने नहीं देखा चलते हुए किसी को। ये इनका बैकग्राउंड क्या है? ये पत्रकार हैं या ये दरअसल वैसे पुलिस कर्मियों के दलाल हैं, ये जो पत्रकारिता के लिबास में यहां पर पहुंच रहे थे? ये तीनों फैक्ट ये है कि पत्रकार हैं और फैक्ट ये भी है कि इन लोगों ने मतलब गलत कार्यों में लिप्त ये थे और इनसे पैसा बरामद हुआ। अब इनके कंडक्ट की जांच होगी। पिछले मुझे लगता है कि कुछ केसेस में इन्होंने निश्चित रूप से पुलिस के साथ मिलके कुछ गड़बड़ियां की होंगी और जो मर्सिडीज गाड़ी मिली है उसके रजिस्ट्रेशन को भी हम लोग अच्छे तरीके से जांच रहे हैं। अभी तक उसका कोई ओनर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उसके जो पेपर्स हैं वो फोर्ज्ड हैं, तो संभवतः वो चोरी या लूट की गाड़ी है। उसके संबंध में अलग से भी जांच की जा रही है। जो भी उसमें लीगल एक्शन बनेगा वो कार्रवाई होगी। एक इंस्पेक्टर फरार भी हैं आपके, कब तक पकड़े जाएंगे? नहीं, इंस्पेक्टर फरार कोई नहीं है। जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी वो अरेस्टिंग हो गई है। जो इंस्पेक्टर जिसका कहा जा रहा है फरार है वो सस्पेंडेड है, बेसिकली उसे सस्पेंड किया गया है, वो फरार नहीं है। उनको अरेस्ट नहीं किया जाना है? नहीं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाना। जिससे पैसा बरामद हुआ है अरेस्टिंग उसी की हुई है जिससे पैसा बरामद हुआ है और जो ट्रैप में जो पकड़े गए। चलिए, आपको बधाई वैभव कृष्ण जी और उम्मीद कि ये सफाया आप आगे भी जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि अगर ये पत्रकारिता के लिबास में ऐसे लोग शामिल हैं ऐसे सिंडिकेट में, तो उनका भी सफाया हो और वैसे पुलिसकर्मियों का भी, जैसा कि इस मामले में दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। अरविंद जयतिलक जी, चाहे धंधा ये दारोगा साहब चला रहे हो थाने में बैठ करके, चाहे उनके लिए काम करने वाले ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट दलाल की भूमिका में हो, लेकिन ये गठजोड़ है बेहद खतरनाक और इसके खिलाफ वाकई एक बड़े पैमाने पर दोनों तबकों को, चाहे वो पुलिस की तरफ से भी हो और पत्रकारों की तरफ से भी हो, चलनी चाहिए, सफाया होना चाहिए। जी बिल्कुल अजय जी, आप सही कह रहे हैं। आज के दौर में यह जिस तरह की घटना सामने आई है, यह इस बात को रेखांकित करती है कि कहीं ना कहीं जो है पत्रकारिता में और जो तंत्र में है पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और एक किस्म से यह केवल समाज और देश के साथ छल ही नहीं है बल्कि पत्रकारिता धर्म की हत्या भी है। देखिए, इनको पत्रकार कहना उचित नहीं होगा। यह पत्रकार के भेष में यह जो रावण है, इनको डकैत कहिए या जितनी जो है इनको खराब से खराब उपमा दिया जाना चाहिए उनको दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है, यह सोचने वाली बात है अजय जी की आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं।
उन पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। एक वक्त था जब आपने कहा कि आपके सामने लैपटॉप होने के बावजूद भी पेन है। एक वक्त था लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, ये जो लोग हैं कलम के जरिए इस देश को आजादी दिलाए। आज आजाद भारत में जब समाज को बदलने की जिम्मेदारी, देश को बदलने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है, अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको संरक्षण देने की जिम्मेदारी पुलिस की है। आखिर ये दोनों तंत्र क्यों जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हैं। सवाल यह है कि पत्रकारिता धर्म में और जीविकोपार्जन के बीच एक संतुलित रेखा क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर मर्सिडीज से कोई पत्रकार चलता है तो उस संस्थान को क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए कि इसके पास से मर्सिडीज कहां आई। अगर आती है तो क्यों न माना जाए कि यह जो हमारी आज की पत्रकारिता है यह कारपोरेट कम्युनिकेशन के सुनामी में बह रही है। इस पर पूरी तरह से आत्ममंथन की जरूरत है। अजय जी, गांधी जी ने कहा था कि पत्रकारिता परमो धर्म। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पत्रकारिता और राजनीति दीर्घकालीन सेवा है। तो इसको सेवा के तौर पर न लेकर के मेवा काटने का हथियार बनाया जा रहा है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अजय जी। सुरेंद्र दुबे जी, आपने तो जीवन भर अपना खुद को समर्पित किया है इस तरह की पत्रकारिता के लिए, जो एक बहुत पवित्र धर्म है जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद जी। कहां से शुरुआत होगी? पत्रकारिता के भीतर से इसकी शुरुआत करनी होगी। पत्रकार जगत को ही वाकई कदम उठाना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसी ताकतें पनप रही हैं इसके भीतर, तो काम की जरूरत है। देखिए, अभी राज तिलक जिस जमाने के पत्रकारिता की बात कर रहे थे, तब पत्रकारिता एक मिशन था, अब ये एक प्रोफेशन है। तो जो प्रोफेशन की जो गंदगियां होती वो धीरे धीरे इसमें आ गई हैं। इस पे तीन थे। एक, पत्रकार संगठन इस पर ध्यान दे, जो बिल्कुल नहीं देते। उनके यहाँ खुद एक से एक फ्रॉड के पत्रकार उनके मेंबर रहते हैं। मैं प्रेस मान्यता समिति का एक कम से कम 15 साल तक चेयरमैन रहा हूं, तो हमारे सामने जो आते थे उसे पता चलता था कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उसके एलआईयू गलत रिपोर्ट लगा देती थी, और जो फर्जी होता था उसके एलआईयू सही रिपोर्ट लगा देती थी। बहुत झंझट करना पड़ता था। उनका काम उन्हीं से चलता है ना, लिखो और फिर उसको किसी से, हाँ, उन्हीं से काम चलता। समय, हमारे हाथ की रिपोर्ट एलआईयू की आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि 4 बार दरोगा हमारे घर पर चक्कर लगाएगा कि हम कुछ पैसे दे दे तब रिपोर्ट लगाए। दूसरा यह कि जो मीडिया हाउस है उसको भी देखना होगा कि हम सिर्फ इस आधार पर किसी को पत्रकार न बना दें कि ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, ये फला जगह से हमारा काम करा देगा। बेसिक्स देखें कि हाँ ये पत्रकार है कि नहीं। एक दूसरा ये भी है, तो पत्रकारिता पुलिस के स्तर पर ये देखने की बहुत जरूरत है। जी समय सुरेंद्र जी, पत्रकारिता बची रहे इसके लिए पत्रकार और मीडिया हाउसेस दोनों इस पर काम करना होगा। लेकिन दारापुरी साहब जो है पत्रकार वो भी देखे भाई, अगर वो अपने धंधे, आज भी मैं कह सकता हूं कि 95%, 98% पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ इसमें से अपवाद के तौर पर ऐसा सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस में ठीक उल्टी स्थिति है। क्या पुलिस बदलेगी? क्या असली धंधा तो वहां चल रहा है। यह एक टिप ऑफ आइसबर्ग है जो आज नोएडा में हमें पुलिस ने करके दिखाया है। नहीं, देखिए, पुलिस के अंदर भी, पुलिस भी दरअसल इसी व्यवस्था का हिस्सा है, इसी समाज का हिस्सा है। समाज के अंदर जो चारों तरफ आपको व्यापक भ्रष्टाचार जो दिख रहा है, गलत धंधे दिख रहे हैं, तो पुलिस का उससे छूता रहना संभव नहीं है। तो पुलिस के अंदर जो लोग आते हैं उनमें भी गलत ध्येय से आने वाले लोगों की संख्या काफी रहती है। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया के अंदर गलत लोगों का आना जो है बहुत हद तक संभव हो जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ बड़े सवाल भी हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे, गलत लोग लेकिन लगता है कि पुलिस में जो आकंठ भ्रष्टाचार की बातें अक्सर कही जाती है और सामने आती रहती है, उसके संक्रमण का शिकार पत्रकार भी कई बार होते हैं। ऐसे फर्जी पत्रकार जो पत्रकारिता को ही बदनाम करने का काम करते हैं। तो संभलना दोनों को होगा और संभलना हम सबको होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरें न्यूज़ रूम से।